दोस्तों आज मैं आपको भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला यानी सह्याद्री पर्वतमाला के बारे में बताऊंगा। हालांकि इसकी ज्योग्राफी के बारे में पहले मैं आपको एक वीडियो के अंदर बता चुका हूं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इसके महत्व के बारे में और साथ ही साथ इसके ऊपर जो इंसानी गतिविधियों से खतरे आ गए हैं उसके बारे में, यानी कि जो इकोलॉजिकल इश्यूज पैदा हो गए हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सह्याद्री पर्वतमाला या पश्चिमी घाट की पर्वतमाला भारत के वेस्टर्न राज्यों के अंदर फैली हुई है। इसका असर आपको बहुत से राज्यों में देखने को मिलता है, जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरलम जैसे राज्यों में इसका महत्व और फैलाव देखने को मिलता है। इस पर्वतमाला के आसपास भारत के कुछ इंपॉर्टेंट शहर बसे हुए हैं, जैसे कि सूरत, मुंबई, पुणे, पणजी, कारवार, मैंगलोर, बेंगलुरु, उदगमंडलम, कोडाईकनाल और थिरुवनंतपुरम, जो कि केरला की राजधानी है। तो आप इस हिसाब से सोच सकते हो कि इंपॉर्टेंट शहर जो हैं वो सीधे सीधे इसके कांटेक्ट में आते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा पेनिनसुलर इंडिया आपको नजर आ रहा है, यानी प्रायद्वीपीय भारत, उसको पानी पिलाने का काम ये पर्वतमाला करती है, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? कावेरी, भीमा, गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियाँ। और भी बहुत सी नदियां हैं जो इन नदियों की सहायक नदियां हैं, वो भी इन्हीं पर्वतमालाओं से ओरिजिनेट होती हैं और आखिर में जाके ये सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। अगर हमें इस पश्चिमी घाट की पर्वतमाला को ठीक से समझना है तो आप ये समझ लो कि पश्चिमी घाट की ये पर्वतमाला बहुत ही नाजुक है, यानी कि फ्रेजाइल इकोसिस्टम के साथ है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जहां पर मौजूद पेड़ पौधे, मिट्टी, पानी और जानवरों के बीच में आपसी तालमेल बहुत संवेदनशील होता है। यानी कि अगर इस व्यवस्था में किसी एक चीज के साथ भी आप छेड़छाड़ करोगे तो पूरी की पूरी श्रृंखला के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी और उसमें एक बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा, एक बड़ा असंतुलन देखने को मिलेगा, जिसके परिणाम बहुत विनाशकारी होंगे। मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूं। ये जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पर बहुत सारे घने जंगल मौजूद हैं। इन जंगलों में पेड़ों से बहुत से पत्ते नीचे गिरे हुए होते हैं जमीन पर, जिसको लीफ लिटर के नाम से जाना जाता है। ये जो पत्ते होते हैं ये स्पंज की तरह काम करते हैं। जब बहुत भारी बारिश यहाँ पर होती है तो बारिश का जो पानी है उसको ये पत्ते सोखते हैं और ज़मीन के अंदर बेचते हैं। मान लो कि आप जंगल काट देते हो तो इससे होगा ये कि ये जो पत्ते हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। पत्ते नहीं होंगे तो डायरेक्ट पानी जो है कहाँ गिरेगा? ज़मीन के ऊपर गिरेगा। यहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ है और थोड़ी सी भुरभुरी भी है। अब अगर सीधे पानी इसके ऊपर गिरेगा तो वो मिट्टी अपरदन के थ्रू बह जाएगी, मतलब यहाँ से बह जाएगी। और मिट्टी बहने के बाद क्या होगा कि नीचे की जो चट्टानें हैं, जो लेटराइट चट्टानें हैं, कठोर चट्टानें हैं, वो बाहर आ जाएंगी, जो पानी सोख नहीं पाएंगी। इससे होगा ये कि ज़मीन में पानी नहीं रह जाएगा और जिन नदियों को बारिश का पानी मिलता है उनको मिल नहीं पाएगा। क्योंकि क्या होता है, बहुत सी नदियों में ये जो पानी है ये अंडरग्राउंड जाता है, मिट्टी के थ्रू जाता है। लेकिन मिट्टी ही नहीं होगी, पानी ही नहीं होगा तो फिर नदियों में पानी जाएगा कैसे? दूसरी चीज़ ये है कि वो पानी जाएगा कहाँ? वो शहरों की तरफ जाएगा और वहाँ से बाढ़ आ जाएगी। तो मतलब अगर आपने सिर्फ जंगल काटे तो उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो खत्म, नदियाँ भी सूख जाएंगी और बाढ़ का खतरा भी आ जाएगा। तो इसका मतलब एक चीज से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। इसी को फ्रेजाइल या फिर नाजुक इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है कि एक चीज से आपने छेड़छाड़ की और बाकी चीजें अपने आप ही बिगड़ गई। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी पर्वतमाला है ये दुनिया के 18 सबसे प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। यानी कि यहाँ बहुत से जानवर रहते हैं। यहाँ पौधों की बात करोगे तो 3,500 से ज़्यादा प्रजातियाँ यहाँ पे पौधों की पाई जाती हैं, जो पूरे भारत का 1/3 है। इसके अलावा यहाँ पर ऐसे जीव पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते, जैसे कि शेर की पूंछ वाला बंदर, यानी कि ऐसा बंदर जिसकी पूंछ शेर जैसी दिखती है। ये स्पेशल टाइप का बंदर है और लोग इसको देखने भी आते हैं, इसके बारे में रिसर्च भी करते हैं। इसके अलावा इस पूरे पर्वतमाला के अंदर आपको 275 से ज़्यादा प्रजातियां पक्षियों की देखने को मिलेंगी, 48 टाइप के मैमल्स देखने को मिलेंगे और 60 टाइप के रैप्टाइल्स, यानी कि जो रेंगने वाले जीव होते हैं, वो देखने को मिलेंगे। अब इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको इंडिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगी, बहुत ही मुश्किल है। इतना बड़ा एरिया जो है वो पूरी जैव विविधता से भरा हुआ है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में इस जगह को जैव विविधता का एक इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट कहा जाता है। हालांकि इस पूरी पर्वतमाला में जगह जगह मार्क की गई हैं जो कि हॉटस्पॉट्स हैं। मैं आपको बता देता हूं कौन सी जगह है वो। इस पूरी पर्वतमाला के जो मुख्य हॉटस्पॉट्स हैं इसमें आता है द डांग्स, जो गुजरात के करीब है। फिर आता है डिम्भे, फिर लोनावला, इसका नाम आपने सुना होगा, कोयना, सिरसी, मडिकेरी, कोडागू जो कि बहुत ही फेमस है, साइलेंट वैली, इसका नाम भी आपने कई बार सुना होगा, इडुक्की और आखिर में मुंडनथुरई।
ये सारे के सारे हॉटस्पॉट हैं जो इस पूरी पर्वत श्रृंखला के अंदर पाए जाते हैं। तो इन हॉटस्पॉट्स को स्पेशली मार्क करके रखना आंसर बनाने में बहुत आसानी होगी। अब अगर इसके महत्व की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि इस पर्वतमाला में बहुत सारे बांध बनाए गए हैं, पानी के बांध, जहां से बिजली बनती है। और ये जो बिजली है ये 5 राज्यों की लगभग 60% बिजली आपूर्ति को पूरा करती है। तो आप समझ सकते हो कि 5 राज्यों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये पर्वतमाला उनकी बिजली आपूर्ति के लिए। अब ये तो यहाँ का महत्व और विशेषताएं हो जाती हैं। अब बात करते हैं उन समस्याओं के बारे में जो पश्चिमी घाट झेल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है, यानी कि यहाँ पर मैसिव डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। 1950 के दशक में यहाँ का जो पूरा वन क्षेत्र था वो लगभग 60% हिस्से में फैला हुआ था, जो आज की तारीख में 38% रह गया है। महाराष्ट्र की बात करोगे तो यहाँ तो केवल सिर्फ 25% ही बचा है। असल में यहाँ पर बिना छेड़छाड़ वाला जो जंगल है वो सिर्फ 10% ही बचा हुआ है। बाकी के हिस्से पर कोई ना कोई इंसानी गतिविधि हुई है जिसकी वजह से यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बुरी तरह प्रभावित हुई है। यहाँ पर व्यावसायिक खेती शुरू हो गई है, यानी कि कमर्शियल प्लांटेशन शुरू हो गई है। लोग यहाँ पर जंगलों को काटकर उनकी जगह कॉफ़ी, इलायची, रबड़ और काजू की खेती कर रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा है। लेकिन सोचने वाली बात है कि प्राकृतिक जंगलों में हजारों टाइप के पेड़ पौधे होते हैं। वो पेड़ पौधे किसी ना किसी जीव का अपने अपने हिसाब से घर होते हैं। अगर उन सभी पेड़ पौधों की जगह सिर्फ एक ही टाइप की फसल उगाई जाएगी तो बहुत से जंगली जानवरों का घर छिन जाएगा और बायोडाइवर्सिटी बुरी तरीके से प्रभावित होगी, जो कि हो भी रही है। तो व्यावसायिक खेती भी यहाँ पर एक बड़ी समस्या बन गई है। फिर आता है बांधों का निर्माण। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आज की तारीख में लगभग 200 से ज़्यादा बांध बनाए गए हैं और बांध बनाने से बड़ा नुकसान वन में और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी सारा क्षेत्र जो है वो पानी में डूब जाता है वन का। महाराष्ट्र में जो डिम्बे बांध बना हुआ है उसके बनने की वजह से 13,000 लोगों ने अपना घर छोड़ा है और घर छोड़ने के बाद भी उनके पुनर्वास की कोई ढंग की व्यवस्था नहीं की गई है। इसी विनाश के डर के चलते केरल के अंदर जो एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, उसका भारी विरोध शुरू हो गया और उसे रोकना पड़ा था। चौथी बात, यहाँ पर खनन हो रहा है। गोवा और कर्नाटक के हिस्सों में आप जाओगे तो वहाँ पर लो अयस्क के लिए ओपन कास्ट खनन हो रहा है, यानी कि ज़मीन को ऊपर से खोदा जा रहा है। इससे ये हो रहा है कि जंगल साफ हो रहे हैं और खदानों से जो कचरा निकल रहा है वो मिट्टी और पानी को बुरी तरीके से प्रदूषित कर रहा है। मतलब यहाँ के उपजाऊपन को भी ख़त्म कर रहा है, यहाँ के जीवों के घरों को भी ख़त्म कर रहा है और पानी की समस्या भी पैदा कर रहा है। और आखिर में जो यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम है वो है काटो और जलाओ कृषि। इसका नाम आपने सुना होगा, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है ये। दक्षिण गुजरात के डांग इलाके में जो आदिवासी लोग हैं वो अभी भी खेती का ये पुराना तरीका अपनाते हैं, जिसमें वो जंगल के एक हिस्से को जलाकर वहाँ खेती करते हैं। इससे हो ये रहा है कि जंगल नष्ट हो रहे हैं और इसी वजह से आदिवासियों और वन विभाग के अधिकारियों के बीच में हमेशा विवाद रहता है, क्योंकि आदिवासी इसको नष्ट कर रहे हैं और वन के अधिकारी जो है वो उसको बचाना चाहते हैं, तो वो उनका घर है, जाहिर सी बात है, तो ये टकराव पैदा हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि पश्चिमी घाट इस वक्त कौन कौन से खतरों से जूझ रहा है। ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि ये दुनिया के 18 इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट्स में से एक है। इसको बचाना बहुत ज़रूरी है और इसको बचाने की मुहिम हमें ही करनी होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस पर अपनी नज़र बनाए रखें और जो भी प्रयास हो सके अपनी तरफ से ज़रूर करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।